नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान के स्रोत। जैसा कि दोस्तों संविधान के स्रोत पर एक क्लास हम लोग पीछे देख चुके हैं, जिसमें हम लोग ने यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है, यूके के संविधान से क्या लिया गया है, इसकी चर्चा हो चुकी है। तो दोस्तों इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ये सब चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो जर्मनी से बात करें दोस्तों, तो जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए हैं, आपात उपबंध। ठीक है तो दोस्तों, तो जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। तो दोस्तों आपातकालीन उपबंधों की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356। ठीक है दोस्तों, तो 3 आर्टिकल्स में इसकी चर्चा हुई है आपातकालीन उपबंधों से संबंधित। अनुच्छेद 352 और आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 दोस्तों राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। और अनुच्छेद 356 की बात करें दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति शासन से, प्रेसिडेंट रूल से, राष्ट्रपति शासन या फिर दोस्तों क्या कहेंगे, प्रेसिडेंट रूल या फिर राष्ट्रपति शासन में भी वास्तविक रूप से किसका शासन होता है? राज्यपाल का शासन। तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं राज्यपाल शासन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 360 की बात करें तो ये वित्तीय संबंधित आपात या वित्तीय आपात से संबंधित है, वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो अब इनकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा बारीकी से कर लेते हैं दोस्तों। तो आर्टिकल यहीं पे थोड़ा थोड़ा परिचय कर लेते हैं इसका। आर्टिकल 352 की बात करें दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352 में किसका उपबंध है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी की उपबंध प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपात दोस्तों कब लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपात जब किसी देश में युद्ध होता या फिर कोई बाह्य आक्रमण हुआ हो, युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण, या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो, या फिर देश के अंदर क्या हो दोस्तों? सशस्त्र विद्रोह हो, तब पूरे देश पर लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात। ठीक है दोस्तों, पूरे देश पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। किसी एक राष्ट्र जो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर नहीं लगाया जाता, बल्कि पूरे देश पर लगाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय आपात को पास करने में लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। और दोस्तों जब राष्ट्रीय आपात लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो जो है इसमें फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल समाप्त कर दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित सभी प्रावधान को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। बस केवल भारतीय संविधान की बात करें तो भारत में मौलिक अधिकार से संबंधित केवल 2 अनुच्छेद 20 और जो है 21 को छोड़कर सभी जो है मौलिक अधिकार बिल्कुल छीन लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि जो है इस नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि जो राज्य सूची है वो समवर्ती सूची के अधीन हो जाती है दोस्तों। राज्य सूची जो होती है वो किसके अधीन हो जाती है? समवर्ती सूची के अधीन हो जाती है। अर्थात संघ द्वारा राज्य सूची
संघ द्वारा राज्य सूची पर भी विधि का, कानून का निर्माण किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, और ये भी बात होती है कि राज्य की जो विधायिका है वो बनी रहेगी, लेकिन शक्ति का विभाजन बिल्कुल क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। राज्य की विधायिका बनी रहेगी, लेकिन शक्तियों का विभाजन समाप्त कर दिया जाता है, और जो राज्य सूची है वो समवर्ती सूची की भांति कार्य करने लगती है। अर्थात राज्य सूची पर विधि का निर्माण संघ के द्वारा किया जा सकता है। और दोस्तों अब बात करें कि जो राष्ट्रीय आपात है वो भारत में अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है। तो राष्ट्रीय आपात की बात करें दोस्तों तो भारत में अब तक 3 बार, 3 टाइम्स, ठीक है दोस्तों, कितनी बार, 3 बार लगाया जा चुका है। 1962 से 67, 1962 में दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं 1962 में चाइना अटैक हुआ था, चाइना अटैक, ठीक है दोस्तों। तो 1962 में चाइना ने अटैक किया था, तब लगा था। अब 1962 में दोस्तों जब चाइना अटैक किया तो चाइना और भारत के बीच युद्ध हुआ था। चीन और भारत के बीच जब युद्ध हुआ दोस्तों तो इसमें भारत की बहुत बुरी हार हुई थी, भारत की हार हुई थी। अब दोस्तों जब इस युद्ध से हम लोग ने चाइना से हारे थे और इस युद्ध से हम लोग कमजोर हो गए थे और इसी कमजोरी का फायदा उठा लिया 1965 में, उठाने का प्रयास किया, फायदा उठाने का प्रयास किया 1965 में। कौन दोस्तों, पाकिस्तान। अर्थात 1965 में पाक अटैक, 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तो इसी दौरान 1962 से 67 तक भारत में जो है राष्ट्रीय आपात लगा था। तो इस समय पाकिस्तान ने जब अटैक कर दिया 1965 में, अब उस पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो उसमें हम लोग जीत गए, पाकिस्तान से हम लोग युद्ध जीते। पाकिस्तान को ऐसा लगा कि इस बार युद्ध हम लोग फिर दोबारा जो है ट्राई करते हैं। पाकिस्तान ने कहा ना मनाए, फिर से, अर्थात 1971-72, ठीक है दोस्तों, 1971-72 में दोस्तों पाकिस्तान अगेन अटैक, ठीक है, पाकिस्तान फिर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। यानी 1971-72 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हुआ, इसमें भी पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया, अर्थात भारत की जीत हुई। और 1975-77 के दौरान, 1975-77 के दौरान पंजाब में प्रॉब्लम थी दोस्तों, पंजाब क्राइसिस, पंजाब में प्रॉब्लम्स। उस समय दोस्तों पंजाब प्रॉब्लम्स, उस समय भी दोस्तों नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों भारत में अब तक 3 बार, 3 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी दोस्तों। तो नेशनल इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपात है उसका जिक्र दोस्तों अनुच्छेद 352 में किया गया है। जब किसी देश पर कोई सशस्त्र विद्रोह हो या फिर कोई बाह्य आक्रमण हो या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो तो पूरे देश पर लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो है ये पूरे देश पर लगाया जाता है। और जो है नेशनल इमरजेंसी के समय, नेशनल इमरजेंसी के समय पूरा जो है फंडामेंटल राइट्स छीन लिया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो केवल फंडामेंटल राइट्स का केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो है
एयर नेशनल इमरजेंसी भारत में अब तक 3 बार लगाए जा चुके हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर दी है। 62 से 67 और पाकिस्तान चाइना अटैक, 65 को उसी दौरान पाकिस्तान अटैक, 1971-72 में फिर पाकिस्तान अटैक, 1975-77 इंदिरा गांधी के समय पंजाब प्रॉब्लम्स। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 356 की। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 356 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 356 जो है आर्टिकल 356, इसकी बात करें दोस्तों तो ये जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से, अर्थात दोस्तों राज्यपाल शासन, राज्यपाल शासन से संबंधित है, प्रेसिडेंट रोल से संबंधित है। प्रेसिडेंट रोल की बात करें दोस्तों तो जब किसी देश में जो है जो संवैधानिक व्यवस्था है, किसी राज्य विशेष में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो ठीक ठाक काम नहीं कर सकती, या लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक किसी राज्य विशेष में नहीं कर पाता, तो उस समय जो है राज्यपाल प्रेसिडेंट से सिफारिश करता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सके, यानी किसी राज्य विशेष पर लगाया जाता है, पूरे देश पे नहीं, किसी राज्य विशेष पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें भी जो है राज्य विधानसभाएं या विधायिकाएं भी समाप्त हो जाती हैं, राज्य विधानसभाएं या फिर विधायिकाएं भी, राज्य की जो विधायिकाएं भी समाप्त हो जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। इसमें राज्य की विधायिकाएं नेशनल इमरजेंसी के समय रहती हैं और शक्ति जो है बनी रहती है, लेकिन इसमें जो है विभाजन भी समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि नेशनल जो प्रेसिडेंट्स रूल होता है, उसमें क्या होता है कि शासन की जो प्रणाली होती है वो एकात्मक हो जाती है। दोस्तों क्या हो जाती है? एकात्मक, यानी राज्य का रोल नहीं होता है, उसमें संघ ही काम करता है। और दोस्तों ये भी बात करें, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है प्रेसिडेंट रोल से, कि प्रेसिडेंट रोल मिनिमम न्यूनतम जो है 6 महीने तक, कितने? 6 मंथ, और अधिकतम मैक्सिमम की बात करें तो 3 साल तक, 3 इयर्स। तो जो राष्ट्रपति शासन होता है वो न्यूनतम 6 महीने तक लगाया जा सकता है और अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये राज्य विशेष पर लगाया जाता है। इसमें राज्य की विधायिकाएं और राज्य विधानसभाएं समाप्त हो जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है, शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है। और इसमें जो शासन प्रणाली होता है प्रेसिडेंट्स रूल में दोस्तों, एकात्मक प्रणाली होती है, एकात्मक टाइप्स की दृश्य देखे जाते हैं, और मिनिमम 6 मंथ और अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जाता है। ये किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पे लगाया जाता है, किसी राज्य विशेष पर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 360 की। दोस्तों अनुच्छेद 360 की बात करें, आर्टिकल 360, तो अनुच्छेद 360 दोस्तों वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से। वित्तीय आपात दोस्तों, वित्तीय आपातकाल या वित्तीय आपात कब लगाया जाता है? जब किसी देश को वित्तीय घाटा हो। वित्तीय आपात कब लगाया जाता है? जब किसी देश को वित्तीय क्या हो दोस्तों? घाटा हो, या फिर सरकार के कोष में कमी हो जाए। सरकार के कोष में क्या हो दोस्तों? कमी हो जाए,
तब उस देश पर जो है वित्तीय आपात की स्थिति आ जाती है। तो सरकार क्या करती है, टैक्स को बढ़ा देती है। सरकार क्या करती है, टैक्स को बढ़ा देती है। टैक्स की चर्चा हम लोग करेंगे अलग से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका जर्मनी के संविधान से। तो दोस्तों जर्मनी के संविधान से हम लोग आपातकालीन उपबंध लिए हैं, जिससे संबंधित 3 अनुच्छेदों में चर्चा हम लोगों ने किया। 352, 356, 360। 352 का संबंध दोस्तों राष्ट्रीय आपात से, 356 का संबंध प्रेसिडेंट रूल से, और 360 का संबंध दोस्तों किससे है, था जो है वित्तीय आपात से। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से दोस्तों बात करते हैं। तो आयरलैंड के संविधान से राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं दोस्तों। क्या लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, और जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के जो राज्यसभा के सदस्य, संसद के 2 सदन होते हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधी प्रावधान दोस्तों कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो इसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जब हम लोग संविधान के भाग पढ़ेंगे, संविधान के भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरह से टोटल 22 भाग, और कुछ उपभागों की चर्चा कर दे तो 25 भाग, ठीक है। जब इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी वहीं पे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि जो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है दोस्तों, वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। निर्वाचन मंडल की बात करें दोस्तों, तो निर्वाचन मंडल में जो है संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और प्लस क्या, राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत सदस्य दोस्तों, ठीक है ना। तो वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा में 543 और प्लस राज्यसभा में कितने, 233 ये निर्वाचित सदस्य हैं। बाकी क्या है, मनोनीत है दोस्तों। तो निर्वाचित और क्या, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है दोस्तों। राज्यों के विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के, यानी संसद के मनोनीत सदस्य और राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेने का अधिकार नहीं है दोस्तों। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और जो है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग करते हैं चर्चा जो है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो आयरलैंड से समझ में आ गया दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधी उपबंध, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं हम लोग कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से दोस्तों क्या क्या चीजें ली गई है, तो कनाडा के संविधान से दोस्तों बात करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे
लोकतंत्र के प्रकार या लोकतंत्र की प्रकृति पढ़े थे दोस्तों। लोकतंत्र की प्रकृति की बात करें तो हम लोग वहां पे एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक की चर्चा किए थे। संघात्मक में चर्चा दोस्तों हम लोग किए थे कि संघात्मक लोकतंत्र की दो मॉडल थे, एक अमेरिकी मॉडल और एक था कनाडा मॉडल। तो अमेरिकी मॉडल में राज्य और लोकसभा दोनों थी, दोनों उसमें भी थी, लेकिन केंद्र सरकार थी और राज्य सरकार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों में थे। लेकिन थोड़ा सा जो कनाडा मॉडल है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा मजबूत है दोस्तों, उसको ज्यादा शक्ति है। तो यही से प्रश्न बनता है दोस्तों कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से। या अर्धसंघात्मक सरकार का कंसेप्ट दोस्तों हम लोग वहां देखे थे, कहां से लिया गया है? कनाडा से। और उसी अर्धसंघात्मक सरकार को दोस्तों थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलूं तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, वही दैट्स कॉल्ड अर्धसंघात्मक। ठीक है, तो कहां से लिया गया? कनाडा से। ठीक है दोस्तों, ऐसे घुमा के प्रश्न करता है। तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी संघ सूची और राज्य सूची। तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का एक सलाहकारी न्यायाधीश होगा या न्यायाधिकरण होगा। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का एक सलाहकारी न्यायाधीश होगा, इसका भी कंसेप्ट दोस्तों हम लोग ने कहां से लिया था? कनाडा के संविधान से लिया था। राज्यों के या राज्यों में केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था, राज्यों में केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का सिस्टम जो है व्यवस्था दोस्तों, ये भी कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से, कि हर राज्य में एक राष्ट्रपति के द्वारा या केंद्र के द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल होगा। इसका भी प्रावधान दोस्तों हम लोग कहां से लिए? कनाडा के संविधान से। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या किया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बात करें दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया, संविधान संशोधन का प्रावधान लिया दोस्तों, अर्थात अनुच्छेद 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का प्रावधान दोस्तों हम लोग कहां से लिए? जो है दक्षिण अफ्रीका, यानी आर्टिकल 368। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 368 अर्थात अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद के पास है दोस्तों। आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद के पास है। संविधान संशोधन के और भी प्रावधान है दोस्तों, इसकी चर्चा हम लोग संविधान संशोधन का अलग टॉपिक बना के पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग का बस चर्चा यही है कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये सब चर्चा हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। तो ये सब संविधान संशोधन एक अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें बस ये देखना है कि आर्टिकल 368 कहाँ से लिया गया है, या फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों
कि यूएसएसआर या रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। यूएसएसआर या फिर रूस के संविधान से, रूस के संविधान से क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो यूएसएसआर दोस्तों 17 देशों का थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। यूएसएसआर जो है यूनियन ऑफ द सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, यूनियन ऑफ द सोशलिस्ट यूनियन ऑफ द सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। ठीक है दोस्तों, यूएसएसआर यूनियन ऑफ द सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। ये जो था दोस्तों ये 17 देशों का एक समूह था, लेकिन 1991 में ये समाप्त हो गया दोस्तों। 1991 ईस्वी में क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अर्थात रूस भी इसी का सदस्य था। तो रूस के संविधान से टेक्निकली अब ये समाप्त हो गया। तब प्रश्न कहां से बनेगा, ऑप्शन में यूएसएसआर नहीं देगा, अब क्या देगा, रूस। ठीक है दोस्तों, तो रूस के संविधान से दोस्तों हम लोग मौलिक कर्तव्य लिए। क्या लिए, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटी एफडी का कंसेप्ट दोस्तों हम लोग ने कहां से लिया, जो है रूस के संविधान से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों आर्टिकल 51A में किया गया है दोस्तों। किसमें, 51A में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें दोस्तों, 51A में, आर्टिकल 51A में। ठीक है दोस्तों, 51 में किया गया है। दोस्तों बात करें तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी मूल संविधान में नहीं था। तो फंडामेंटल जो ड्यूटी है दोस्तों, ये 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जो मौलिक कर्तव्य, पहले मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी, दोस्तों याद रखिएगा, पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कहां से लिया गया, रूस के संविधान से दोस्तों। कहां से, रूस के संविधान से। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक चीज आप लोगों को यह भी बता दूं, जब इसको जोड़ा गया तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य 10 थे। कितने थे, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे दोस्तों, प्रारंभ में 10। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य आ गया दोस्तों। 11वां मौलिक कर्तव्य आया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने से संबंधित है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002। तो मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट दोस्तों कहां से लिया गया है, यूएसएसआर। अब जो है ऑप्शन में क्या देगा, रूस, क्योंकि यूएसएसआर 17 देशों का समूह हुआ करता था, लेकिन 1991 में बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। ठीक है, तो रूस से लिया गया है। अब जो है इसको कब लिया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर लिया गया है दोस्तों। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य दोस्तों कितने थे, 10 थे। आज के समय में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा दोस्तों, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में।
और 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या दोस्तों? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है दोस्तों। ये तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। 86वां संविधान संशोधन। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से दोस्तों बात करें तो फ्रांस के संविधान से हम लोग गणतंत्रात्मक प्रणाली लिए। गणतंत्रात्मक प्रणाली, रिपब्लिक सिस्टम। गणतंत्रात्मक प्रणाली क्या होता है दोस्तों? जहां पर राष्ट्रपति का या राष्ट्राध्यक्ष का, राष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्राध्यक्ष हो, तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता। जहां पर राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का चुनाव होता है, न कि वंशानुगत होता। उस देश में कौन सी प्रणाली होगी? गणतंत्रात्मक। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है दोस्तों? चुनाव होता है। इसीलिए भारत एक गणराज्य है। भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली है। भारत देखे होंगे लिखा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है या लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक प्रणाली है। ठीक है, तो ये है आपका फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रणाली लिया गया है या गणराज्य का कंसेप्ट लिया गया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें दोस्तों तो समवर्ती सूची को लिया गया है। समवर्ती सूची का कंसेप्ट दोस्तों कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्योंकि दोस्तों जो भारत में सूचियां हैं, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। भारत में सूचियों का विभाजन दोस्तों जो है शक्तियों का विभाजन संघ और राज्य के बीच, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के तहत किया जाता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों संघ और राज्य सूची को संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा तैयार कर लिया गया। लेकिन समवर्ती सूची को दोस्तों कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है। जो है संघ सूची और राज्य सूची संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया, लेकिन समवर्ती सूची कहां से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से